तो हमारे साथ ये जो पिछले 2 साल रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ी मार रही है, उन्हीं के 2 बड़े प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव मेहरा जी हैं, अध्यक्ष हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के, और अनुराग कटियार हैं, ट्रस्टी हैं नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। आप सबको पता है कि जब बीच में जब पाबंदियां लगीं तो ये जो 2 सेक्टर थे जिसमें टूर था और जो रेस्टोरेंट थे वो सबसे ज्यादा हिट हुए हैं। तो सबसे पहले राजीव मेहरा जी आपके पास आ रहे हैं कि अब विदेशों में हमने देखा, यूरोप में भी हमने देखा और अमेरिका में भी देखा कि कुछ न कुछ रियायतें दी गई। तो क्या आपको लगता है कि अब वो दौर आ चुका है कम से कम कि अब सरकार को सब कुछ समझ में आ चुका है कि किस किस्म के घाटे हो चुके हैं टूर इंडस्ट्री को या सर्विस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा, तो अब मौका है कि आप लोगों को कुछ हाथ में दिया जाए ताकि आप लोगों का जो बैकलॉग का जो घाटा है वो किसी तरीके से पट सके या आपको कुछ सिल्वर लाइन दिखाई दे सके। अनुष्का जी, पोजीशन ये है कि आप जैसे कह रहे हैं कि बाहर तो थोड़ा बहुत रियायत दी जा रही है, हमारे यहाँ तो फ्लाइट शेड्यूल्स भी नहीं खुले हुए हैं। अभी तो शेड्यूल फ्लाइट नहीं खोली इन्होंने। जब तक शेड्यूल फ्लाइट नहीं खोलेंगे लोग नहीं आएंगे। वीजा जो है सिर्फ 30 दिन का खुला हुआ है, जिससे काम नहीं बन रहा हमारा। इसके अलावा हमारी रिक्वेस्ट थी गवर्नमेंट के साथ कि हमारे को एक टाइम का ग्रांट दिया जाए, स्पेशली इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स को, क्योंकि इनबाउंड टूर ऑपरेटर का तो काम मार्च 2020 के बाद बिल्कुल खत्म हुआ है, स्टैंड स्टिल पे बिल्कुल। अभी हमें पता भी नहीं कि कितने साल और लगेंगे इसको रिवाइव करने के लिए, आ जाए तो हमने ये रिक्वेस्ट करी है और उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी ये बात सुनेगी और हमें कोई ग्रांट दी जाएंगे। हमें लोन नहीं चाहिए, लोन कहाँ से देंगे वापस, इसलिए हमें ग्रांट चाहिए। इसके अलावा जो हमारे को देना चाहिए था, एक SAIS स्क्रिप्ट होती हैं, वो भी उन्होंने 7% काट कर 5% कर दी, कैप लगा दिया। तो जिन लोगों को उससे उम्मीद थी कुछ काम चलाने की, वो बंद हो गया। इसके अलावा हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये प्लीज करें। और एक हमारी प्रॉब्लम आ रही है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। जो फॉरेनर्स आ रहे हैं, फॉरेनर बाहर जाता है यहाँ से श्रीलंका, उस पर भी टैक्स कलेक्शन होती है। तो हमें उम्मीद है ये सब चीजों को हमारे सरकार सुनेगी और जो EGL-CGS स्कीम है, जो जिसको लोन्स दिए गए हैं, उस पर भी आगे रियायत दी जाएगी और लॉन्ग टर्म करा जाएगा उसको, ताकि जिन लोगों ने भी लिए हुए हैं वो सर्वाइव करें इसमें। जी, तो आप राहत पैकेज की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती होती है सरकार के लिए। राहत पैकेज देना आसान काम नहीं होता है। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम ये लगातार बोलते रहते हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, यानी कि सरकार के पास पैसा नहीं है, ऐसे में सरकार के लिए राहत पैकेज देना भी आसान नहीं होता। तो हर सेक्टर अगर राहत पैकेज मांगेगा तो ऐसे में, क्योंकि हम समझते हैं सर्विसेज सेक्टर पे बहुत असर पड़ा और आप करीब 50 से 55% का योगदान रखते हैं GDP में, लेकिन राहत पैकेज मुमकिन नहीं होता हमेशा देना। देखिए, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि आज की तारीख में सरकार का जो सारा ध्यान खर्चे का है वो ऑब्वियसली हेल्थ केयर की तरफ ज्यादा है और शायद उनके पास आज पैसे नहीं है। पर अगर आप फिस्कल सपोर्ट नहीं दे सकते, नीतिगत सपोर्ट तो दे सकते हैं। आप ऐसे पॉलिसीज दे सकते हैं जिससे हमको सरवाइव करने में और रिवाइव करने में सहायता मिले। ये तो बिल्कुल संभव है बजट से। और अगर आप मुझसे पूछे नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, हम आज ज्यादातर जो आज मांग कर रहे हैं वो नीतिगत है। हमको पॉलिसी सपोर्ट दीजिए। ऑफ कोर्स हमें कुछ चीजें डायरेक्टली भी चाहिए, जैसे अभी मेहरा साहब ने बोला, पर मैं मानता हूं कि आज की तारीख में अगर आपको लोन भी मिल रहा है तो उसको भी आप थोड़ा पुख्ता तरीके से हमारे पास लाइए। परेशानी क्या है कि अधिकांश बैंकों ने हमारे सेक्टर को एक नेगेटिव आउटलुक दे दिया है। तो आप चाहे कागजी तौर पर जो कह लें कि हमने इतना बोला है हेल्प करने, वो जमीनी तौर पर नहीं आता है। और इस बारे में शायद अब वक्त आ गया है कि सरकार इस बात को माने। इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि हमारे सेक्टर से ज्यादा इंपैक्टेड कोई सेक्टर नहीं रहा है देश में, और हम उसके बावजूद लड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ठीक है, आप फिस्कल सपोर्ट नहीं दिया, मैं ग्रांट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, पर आप बाकी चीजें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी हमारी NRI की सर्वे ने बताया कि तकरीबन 26 लाख लोगों की नौकरियां गई है डायरेक्टली, जो इस इंडस्ट्री से में काम करते थे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उनको डायरेक्टली कुछ पैसा दो, पर फॉर द टाइम बीइंग अब ESIC का कॉर्पस है, वो बनता कैसे है? एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन से। आज आप उसका इस्तेमाल कीजिए, उनको कम से कम जीवन यापन में तकलीफ ना आए। इसके लिए आप कुछ ऐसा नीतिगत कीजिए कि इन लोगों को कुछ रोजगार मिले।
इन चीजों के बारे में हमारी ज्यादा मांग है। मैं ग्रांट के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करता है, बट पॉलिसी तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अनुराग जी, क्यों नहीं होनी चाहिए बात ग्रांट को लेकर? सरकार घाटे के बजट क्यों नहीं पेश करे जब ये स्थितियां अगर विकट हैं, महामारी की स्थितियां हैं? और एक और बड़ा जो सवाल है, हम सब ने एक खबर देखी है कि दिल्ली में एक जोमेटो का डिलीवरी बॉय किस तरीके से कार के नीचे आ जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। बाद में आप उनका इतिहास पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि दरअसल वो मैनेजर हुआ करते थे। मैनेजर की नौकरी जाने के बाद वो एक ग्रेजुएट थे होटल मैनेजमेंट से, फिर वो वहां से निकलते हैं, फिर वो डिलीवरी बॉय तक आ जाते हैं। तो आप देखिए कि उनकी घर की इनकम कितनी कम हुई होगी। मेरा सवाल मेहरा जी इसी से जुड़ा हुआ है आपसे कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी को लेकर है, जिसको लेकर बहुत सारे आंकड़े हमारे पास आए नहीं है। तो क्या आपके पास इस तरीके की कुछ खबरें हैं या आप हमें बता पाएंगे कि आपके सेक्टर में, खासकर की टूर ऑपरेटर, क्या आप लोगों को कितने लोगों को निकालना पड़ा? मुझे पता है कि मजबूरी भी रही होगी, तो कितने लोगों की नौकरियां गई हैं? और फिर मैं कटियार साहब आपके पास भी आऊंगा कि किस तरीके से आपके सेक्टर में भी, और वो किस तरीके से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ बहुत सारा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं ये दोनों सेक्टर। तो हमें बताएं कि बेरोजगारी आपने किस तरीके से पैदा हुई है आपके सेक्टर में? देखिए, स्मॉल और मीडियम कैटेगरी के इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स जो हैं, इन्होंने तो अपने ऑफिस बंद कर दिए हैं क्योंकि कुछ काम है नहीं। और जो थोड़े से अच्छे हैं उन्होंने 75% स्टाफ अपना निकाल दिया था, 25% पे सर्वाइव कर रहे हैं। बट मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पर आती है कि मार्च 2020 में भारत सरकार ने हमारा काम पूरा बंद कर दिया, जबकि फ्लाइट बंद हो गई, वीजा स्टॉप हो गए। तो उसके बाद बाकी सेक्टर्स आस्ता आस्ता खुलने लग गए, चाहे 15%, 20% पे होटल, रेस्टोरेंट, टेंट वाले, बैंक्वेट वाले, सब आस्ता। मगर हमारा तो टोटल काम स्टैंड स्टिल है। नवंबर में आप थोड़ा वीजा इश्यू करते हैं, बट आपने क्या करा, वीजा करने के बाद क्वारंटाइन लगा दिया यहाँ पे कि जो हिंदुस्तान आएगा 7 दिन क्वारंटाइन आएगा। आप बताएं मेरे को, अगर आपने भी बाहर जाना हो घूमने के लिए, क्या उस कंट्री में जाएंगे आप जहाँ 7 दिन का क्वारंटाइन हो? नहीं मेरा जी, मेरा सवाल ये था कि आपके पास कुछ है, नंबर्स हैं, क्योंकि बजट तो पूरा नंबर्स का खेल है। क्या आपके पास कुछ नंबर्स हैं जिसमें एग्जैक्टली नंबर नहीं होंगे मेरे पास, मतलब एग्जैक्टली नंबर नहीं होंगे मेरे पास, बट हमारी एक टोटल सर्वे में ये पता लगा था कि 5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं इस ट्रेड के साथ, जिसमें एयरलाइंस, होटल्स, टूर ऑपरेटर्स, बस ड्राइवर्स, रिक्शा वाला, कैमल वाला, सब मिला के। तो ये सबके सब हिट है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सारे हिट हैं ये। और जिसको अगर लाख रुपए तनख्वाह मिल रही थी, अगर वो उसको 20,000 मिल रही है, तो यू कैन इमेजिन कि उसका क्या हालत हो रही होगी इस टाइम। जी बिल्कुल। इस वक्त हम जो चर्चा कर रहे हैं उसे जारी रखेंगे। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जैसे हम पूछ रहे थे कि नौकरियां कितनी गई, उसका कितना असर हुआ और क्या उन लोगों को राहत दी जा सकती है जिनकी नौकरियां गई। कर रहे हैं बजट पर, और बजट की जब बात होती है तो किस तरह की स्थिति रही है पिछले साल अर्थव्यवस्था की, इस पर नजर डालना भी जरूरी हो जाता है। कुछ आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं लगातार इस डिस्कशन के दौरान। उनमें से एक हम आपको ये दिखा रहे हैं इस वक्त, वो विकास दर का है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि विकास दर में जो गिरावट आई थी वो एक बार फिर से ऊपर जा रही है, और कोशिश इस बार यही रहेगी सरकार की कि जिस तरीके से लगातार तेजी देखी गई है वो बरकरार रहे और भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था बना रहे। इसके अलावा अगर हम निर्माण की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो गिरावट आई थी 2019 और 2020 में करीब 24% की गिरावट आई थी, वो अब धीरे धीरे ऊपर जा रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि 2021-22 में ये 12.5% ऊपर जाएगी। ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि क्यों अहम है नौकरियां लोगों के लिए। जब आप इन सेक्टर्स की बात करते हैं तो यहां से सबसे ज्यादा नौकरियां आती हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन हो या सर्विसेज हो। और इसी पर लगातार चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजेश मेहरा जुड़े हुए हैं, जो कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष हैं, और अनुराग कटियार हैं, जो कि ट्रस्टी हैं नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग, आपने हमें बताया था कि करीब 24 से 26 लाख का एस्टिमेट था आपका कि इतनी नौकरियां गई हैं सर्विसेज सेक्टर में ही।
तो अगर हम ये मान के चले कि हर सेक्टर की नौकरियां गिने तो बहुत बड़ा आंकड़ा होगा, लेकिन इन नौकरियों के जाने से एक सर्कल बन जाता है, एक साइकिल बन जाता है। इनकी नौकरियां गई, इनका खर्चा कम, ये अर्थव्यवस्था में खर्चा कम करेंगे और ये एक बुरा सर्कल बन जाता है। किस तरह का असर पड़ता है जब नौकरी जाती है तो देश पर भी? देखिए, जो मैंने आंकड़ा दिया आपको 25-26 लाख का, ये हमने हाल में ही एक सर्वे करवाया था, ये उससे मैं बता रहा हूं। और ये पूरे सर्विस सेक्टर का नहीं, सिर्फ रेस्टोरेंट सेक्टर का है, जहां पे तकरीबन 73 से 74 लाख लोगों को सीधा रोजगार मिलता था। ठीक, उनमें से 25-26 लाख लोगों का रोजगार गया है, तो ये नंबर बहुत बड़ा है। तकरीबन 1/3 जो आपकी वर्कफोर्स थी वो कम हो गई है। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इससे पूरे इकोनॉमिक साइकिल पे एक बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और तभी मैंने जो पहली चीज कही, जो हमारी सरकार से उम्मीद है, वो यही है कि आपको इनके लिए कोई राहत का जरिया ढूंढना पड़ेगा, इनके लिए रोजगार का जरिया ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको एक और डेटा देना चाहूंगा कि तकरीबन 25% रेस्टोरेंट पूरे देश में वो हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। और ये आंकड़ा है अक्टूबर तक का। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी अब आ गया है, शायद ये आंकड़ा थोड़ा और बढ़ा होगा। तो ये बहुत क्लियर है कि जैसे जैसे रेस्टोरेंट बंद होंगे रोजगार घटेगा। और तब मैं आपको मुख्य मुद्दे पे लाता हूं कि ये रेस्टोरेंट बंद क्यों हो रहे हैं। इसकी एक वजह ऑफकोर्स कंजम्पशन है, दूसरा है जो लगातार रेस्ट्रिक्शन है, बट सबसे बड़ी वजह है लिक्विडिटी क्रंच। और वही लिक्विडिटी क्रंच को दूर करने के लिए जो भी क्रेडिट पॉलिसीज आई कि रेस्टोरेंट के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए, ये जमीनी तौर पर कारगर रही है। और मेरे ख्याल से मेरे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और अगर वो होता है ना, तो ये सारा साइकिल उल्टा हो सकता है। अगर लिक्विडिटी है, रेस्टोरेंट बंद नहीं होंगे, रेस्टोरेंट बंद नहीं होंगे तो रोजगार कायम होगी, रोजगार कायम होगी तो लोग कंजम्पशन करेंगे, कंजम्पशन करेगी तो इकोनॉमिक इंजन चलती रहेगी। तो ये एक बहुत ही एक अजीब सा माहौल इस कोरोना ने पैदा किया है, जहां पे लिक्विडिटी क्रंच की वजह से लोग और मैं पॉलिसी भी बोलूंगा, बिकॉज आपको मालूम है कि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो रेस्ट्रिक्शंस हर एक राज्य के बड़े अलग अलग हुए, उससे भी कंजम्पशन का जो सेंटिमेंट है बहुत बुरी तरह इंपैक्ट होता है। और अगर इन दोनों चीजों पे हम ध्यान दें तो शायद हम वापस इस इकोनॉमिक इंजन को खासकर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में दोबारा चालू कर सकते हैं। बिल्कुल, और अजीबोगरीब फैसले भी हुए जिसने सबसे ज्यादा जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है उसको प्रभावित किया है। जैसे मैं मुंबई में बैठा हुआ हूँ, वहां पर 10 बजे बंद करने का ऐलान किया गया, जबकि जो एक बड़ी इनकम होती है वो 10 बजे से लेकर 11-12 बजे तक, जब तक कि मुंबई में रेस्टोरेंट 12 बजे तक खुले रह सकते हैं, तो एक बड़ी इनकम उस वक्त में होती है, आय होती है। और अगर आप उसी पर रोक लगा देंगे, क्योंकि लोग दफ्तर से निकलेंगे या घर से भी लोग काम कर रहे हैं, अगर वो भी जाना चाहते हैं, तो 10 बजे तक की जो मियाद थी वो बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा कर दी थी रेस्टोरेंट। और इस समय मैं शेयर मार्केट का अगर आपको हाल बताऊं तो बाजार में थोड़ा सा उत्साह है, और इस समय बाजार 58,000, BSE सेंसेक्स 58,668 पर चल रहा है, तकरीबन 646 पॉइंट ऊपर है, और 1% से ज्यादा की उछाल है इस वक्त में। देखना होगा कि किन किन सेक्टर्स में इस वक्त में ये शेयर मार्केट ये इंडिकेशन दे रहा है कि कहां कहां पे ये कीमतों में उछाल आ रहा है। क्या इस बार सरकार कुछ उत्साह में आकर दे, हो सकता है कि चुनाव है उनके मद्देनजर भी कुछ दे, तो ये आस बंधी है शेयर मार्केट को। हमने देखा था कि किस बड़ी बिकवाली हुई थी चुनाव बजट के 3-4 दिन पहले, लेकिन 2 दिन से ये बजट को देखते हुए स्थितियां सुधर रही हैं लगातार। अंजलि, कल भी तकरीबन 1100 पॉइंट ऊपर था और आज 620 पॉइंट के ऊपर है। मेरा जी, मेरा आपसे एक सवाल था, आप ग्रांट की बात जरूर कर रहे हैं, इस समय आप देखिए कि जिन शेयर्स में उछाल है अभी मार्केट खुला है, तो ये आप देख रहे हैं इस समय। बैंक को भी देखना होगा कि बैंक इंडस्ट्री किस तरीके से इस समय दिखाई दे रही है, उसका सूचकांक किस तरीके से ऊपर है। मेरा जी, मैं आपसे समझना चाह रहा था कि बैंक की जो दिक्कतें हैं वो आप सबको पता है, क्योंकि एनपीएस भी बहुत बढ़े हैं, और आप जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक वक्त में अछूत मान लिया गया था कि आप उनको टच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उनको टच करने जाएंगे तो हो सकता है कि वो बैड लोन में कन्वर्ट हो जाएं, क्योंकि उनका बैकलॉग बहुत ज्यादा हुआ करता था। बहुत सारी जगहों पे ऐसी स्थितियां हुई भी हैं।
तो क्या टूर ऑपरेटर्स, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एक इस तरीके की अनटचेबल सेक्टर में जा रहा है? क्योंकि आपके बैकलॉग्स बहुत हैं, अगर उन बैंक लोन देगा तो आप सबसे पहले उनको आपको क्लियर करना है जो आपके ड्यूज हैं, और फिर उसके बाद ही आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो एक सर्कल और स्पाइरल में आप लोग फंसते चले जा रहे हैं, गोल चक्कर है, जिसमें बैंक लोन देगा तो आप पहले अपने कर्जे पटाएंगे, जो पुराना उधार है उसको पटाएंगे, और फिर उसके बाद आप नए सिरे से काम शुरू कर पाएंगे। तो क्या आप लोग उस सर्कल में फंसे हुए हैं या फंस चुके हैं? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस सर्कल में सब फंस जा रहे हैं हम। इसीलिए मैंने शुरू में यही कहा कि जब तक ग्रांट नहीं मिलेगी हम लोगों को, हम सरवाइव नहीं कर सकते। ग्रांट का सिर्फ इससे लेना देना नहीं है कि हम सरवाइव कर जाएं। हमें रिवाइव करने के लिए हमें बाहर जाके बिजनेस लेके आना है, उसके लिए पैसे नहीं है हमारे पास। एक ट्रिप बाहर लगता है 4-5 लाख रुपए लग जाते हैं, वो पैसा नहीं है हमारे पास बाहर जाने के लिए। तो जब तक ये नहीं करेंगे तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस महामारी ने जो हमारा ट्रेंड स्टाफ था वो हमको छोड़ के चला गया है। वो अपने गांव या 3 टायर सिटी या 4 टायर सिटी जहां से भी आया था वहां चला गया वापस। हमें उसको भी रिवाइव करना है अगर काम करना है तो पोजीशन ये है कि यस, ये जितना अब लोन लेते रहेंगे ये आगे दिक्कत देगा सबको, हमारे को। इसीलिए वन टाइम ग्रांट गवर्नमेंट को देनी चाहिए, बिकॉज हम लोग बिल्कुल रुके पड़े हुए हैं गवर्नमेंट के डिसीजन से कि कोई पर्यटक आ नहीं सकता, कोई फ्लाइट नहीं चला सकते हम। और जब तक ये हमारे को रिलैक्सेशन नहीं आएगी और ग्रांट नहीं मिलेगा, ये आगे भी सरवाइव करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है आगे के लिए। तो और बैंक्स तो ठीक है, बैंक ने हमें अछूत बना दिया बिल्कुल एकदम ही पहले दिन ही। मतलब आप ये देख लीजिए, पहला लॉकडाउन अभी हुआ ही था, बैंक ने कह दिया जी आप लोग तो गए सारे के सारे, चाहे वो टूर ऑपरेटर्स हैं, चाहे होटलियर्स हैं, चाहे ट्रांसपोर्टर्स हैं। तो पोजीशन तो खराब है ही है। तो हमें ग्रांट के अलावा कोई चारा नहीं है इस टाइम। और जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट नहीं देगी, क्योंकि ये कहना कि गवर्नमेंट के पैसा नहीं है, बाकी जगह पे लगाने के लिए पैसा है, हमारी इंडस्ट्री में लगाने के लिए पैसा नहीं है, ये स्लाइटली अनबिलीवेबल। सो वेयर देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे। तो दिस इज ये रिक्वेस्ट है हमारी सरकार के साथ कि हमें ग्रांट करें। जी, आपकी उम्मीद यह है कि ग्रांट मिले। सरकार के ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई है और जैसे कि हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं कि सेंसेक्स में उछाल भी आ रहा है। पिछले कुछ वक्त से अमेरिका के मार्केट्स की वजह से डाउन चल रहा था, वहां पे बताया जा रहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, उससे डाउन चल रहा था। लेकिन पिछले 2-3 दिन से एक बार फिर से तेजी देखी गई, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में भी अच्छी ग्रोथ की बात कही गई। अनुराग, अगर हम ग्रांट की बात करते भी हैं तो एक बड़ी बात यह भी होती है, जो कि मैं पहले भी कह रही थी, कि सरकार की कमाई, हालांकि जीएसटी की कमाई बढ़ी है, लेकिन फिर भी सरकार की रियायतें भी कम नहीं रही हैं, सरकार का खर्चा भी कम नहीं रहा है, क्योंकि ये साल और पिछला साल पैंडेमिक का रहा है। ऐसे में आप क्या मानते हैं कि किस तरीके से सरकार निकाल सकती है वो पैसा जो दिया जा सके, इंडस्ट्री को ही नहीं, इंडस्ट्री में काम करने वाले उस आखिरी शख्स की जेब तक भी पहुंचे? क्योंकि सिर्फ अगर इंडस्ट्री को दिया जाता है तो हाँ एक वक्त बाद पहुंचेगा, लेकिन वो तत्काल नहीं पहुंचता है, उसमें वक्त लगता है नीचे पहुंचने में। देखिए, जहां तक कर्मचारियों का सवाल है, मैंने पहले भी जो कहा, ईएसआईसी कॉर्पस का इस्तेमाल करके उन तक डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाई जा सकती है, और वो कॉर्पस काफी बड़ा है। जो लोग रजिस्टर्ड हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, उनके लिए तो ये बिल्कुल संभव है। जहां तक ग्रांट का सवाल है, मतलब मैं तो बहुत ही स्वागत करूंगा किसी तरह का ग्रांट मिले, बिकॉज उससे एक नई जान फूकेगी। और मेरे ख्याल से ये तभी संभव होगा कि जो हम लोगों ने हेल्थ केयर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में लास्ट 2 साल तक जो सरकार ने निवेश किया है, अगर उसमें किसी तरह की कमी आए, तभी ये पैसा किसी ग्रांट की तरह इंडस्ट्रीज को दिया जा सकता है। अन्यथा मुझे नहीं दिखता है कि आप एक बहुत बड़ा घाटे का बजट लाएं और ये ग्रांट दें, उससे लॉन्ग टर्म तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन मैंने वापस कहा था, इवेंचुअली हमको अपनी हेल्थ ठीक करनी है। यहां जैसे मैंने आपको पहले एक आधी चीजें बोली जो सरकार नीतिगत कर सकती है, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे ले जाना चाहूंगा। वो है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जीएसटी के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें नहीं मिलता है।
आप जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि हमारा जो खर्चा है वो रेवेन्यू का 8 से 10% एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको मालूम है भाड़ा अगर हम किसी रेस्टोरेंट का दे रहे हैं उसमें 18% जो जीएसटी है, अब वो मेरे लिए खर्चा है क्योंकि मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है। इससे निवेश में भी परेशानी होती है, बिकॉज अब अगर मुझे कोई नया रेस्टोरेंट लगाना है तो मेरा खर्चा तकरीबन 15 से 20% बढ़ जाता है। जितने खर्चे में मैं 5 रेस्टोरेंट बना सकता था, आज 4 बना सकता हूं। और ये बहुत ही एक वैसे भी मेरे हिसाब से अगर आप बोले तो ये बहुत ही इलॉजिकल सा डिसीजन है कि आपने जीएसटी तो लाया पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं रखा, और ये बदलने से भी हमको बहुत फर्क पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि ग्रांट ना भी हो, आपके पास 2500 अलग तरीके हैं जिससे आप इंडस्ट्री की मदद कर सकते हैं। अभी हम सब जानते हैं कि अगर भारत को 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बननी है तो ई कॉमर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। अगर आप देखें ई कॉमर्स के अंदर आज पॉलिसी की बहुत ही कमी है, खासकर फूड सर्विस सेक्टर के अंदर जिस तरह की पॉलिसी है, एक तरह से ऑलमोस्ट काउंटर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बन गया है और कई सारे छोटे रेस्टोरेंटियर के सपने चूर हो रहे हैं, लोगों का रोजगार जा रहा है, कारोबार बंद हो रहे हैं। ये सब चीजें नीतियों से ठीक की जा सकती है और ये तो आप अभी कर सकते हो। आप हमको शायद कुछ रियायत आगे, जैसे लोगों ने पहले फार्मर लोन को वेवर किया है, आप आगे हमारे लोन्स को वेवर कर सकते हैं, पर आज हमें जिंदा रहने का मौका दीजिए और पॉलिसी से वो मुमकिन है। मैं इसीलिए बार बार अपना जो मुख्य ये है, मैं कह रहा हूं पॉलिसी पे आइए, पॉलिसी सपोर्ट आप देंगे तो हम जिंदा रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे तो इकोनॉमिक इंजन चालू रहेगी। हॉस्पिटैलिटी इज द फ्यूल दैट प्रोपेल्स द इंजन ऑफ ग्रोथ। बिल्कुल, जब एक व्यक्ति खाना खाने के लिए जाता है या एक टूर पे जाता है तो आपको समझना होगा कि वो कितनी सारी साइकिल्स को पैदा करता है। वो ऑटो में बैठेगा तो ऑटो वाले की इनकम होगी, वो कहीं पे खाना खाने जाएंगे तो मैनेजर की, रेस्टोरेंट मालिक की और उनकी इनकम होगी। जो रेस्टोरेंट वाले हैं या जो होटल वाले हैं वो लॉन्ड्री का काम करेंगे, टेबल के लिए क्लोथ्स लेके आएंगे, उनका साइकिल शुरू होगा। और साथ में इन तमाम लोगों के साइकिल्स किस तरीके से चलते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो मेहरा जी हमें बता रहे थे कि एक तरीके से 5 करोड़ लोग हैं जो सीधे सीधे इससे या तो सीधे तौर पर या गैर सीधे तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं। जो बड़ा सवाल है मेहरा जी वो ये कि सरकारों को जब आप कहेंगे कि आपको ग्रांट चाहिए तो एक बड़ा सवाल ये उठेगा कि आपके घाटे किस किस्म के हैं। घाटे तो आपको टेबल पर लाके बताने पड़ेंगे, फाइल बतानी पड़ेगी कि किस किस्म के घाटे हुए हैं। तो क्या कोई अंदाजा पूरे टूर ऑपरेटर्स ने, क्योंकि या एयरलाइन इंडस्ट्री ने, इस तरीके से किसी ने लगाया है ताकि एक तरीके से आंकड़ों में बताया जा सके कि कितना घाटा पिछले 2 साल में हो चुका है, और वो नंबर्स काफी बड़े होंगे मुझे लगता है। देखिए, पहली बात तो मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, हर इंडस्ट्री का अपना एक वजूद है। जैसे रेस्टोरेंट्स की रिक्वायरमेंट अलग है, हमारे इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स की एक रिक्वायरमेंट अलग है। अब हमारे यहाँ पर जो घाटे हैं वो जब काम बंद हो गया, हमारे लोगों की पेमेंट्स फंस गई, बाहर होटल्स में पेमेंट फंस गई, वो रिफंड नहीं मिले हमारे को, जिसकी वजह से जो बैंक्स में लोन लिए थे उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। फिर उसके बाद जब काम नहीं था, जो रेंटेड वाले थे अकोमोडेशंस, उनके खर्चे आ गए। फिर बिजली का एक इतना भारी खर्चा है कि जिन लोगों ने, कई लोगों में हमारे में आपने रेंटेड अकोमोडेशन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से छोड़ के आपने अपने घरों में शिफ्ट कर गए हैं, काम तो है नहीं। तो बेसिकली जो टूर ऑपरेटर्स हैं हमारे में, सिर्फ दिक्कत क्या आती है कि सिर्फ 1100 टूर ऑपरेटर्स रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के पास, जबकि हमारी अपनी एसोसिएशन में 1700 मेंबर हैं। तो बाकी ये थोड़ा सा वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चला जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है एक्चुअल फिगर्स में। अब मिनिस्ट्री भी इकट्ठा करने जा रही है, बट लिमिट्स यहाँ पर आ जाती हैं कि हमारे को बिजनेस करने का मौका नहीं मिल रहा। हमारे जो बिजनेस है वो बाहर से आना है, वो रुक गया बिल्कुल। तो मेरा सिर्फ सवाल यही है कि अगर सरकार ने हमारा बिजनेस रोका है, हमारी एम्प्लॉयमेंट लोग चले गए, उसमें तो क्या गवर्नमेंट को हमें कॉम्पनसेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? माई ओनली स्ट्रेट क्वेश्चन इज दिस, कि हमें कॉम्पनसेट करे ना करे वो। तो ये कहना कि रेस्टोरेंट्स तो शुरू हो जाएंगे, लोग खाना खाने भी आ जाएंगे, कुछ होटल्स खुल गए, आपने भी देखा होगा कि अक्टूबर नवंबर में जब खुला
तो कई होटल्स फुल हो गए बिल्कुल, चाहे उनकी एवरेज रूम रेट ARR जिसको कहते हैं वो कम रही हो, बट काम तो चला उनका, हमारा तो वो भी नहीं चल रहा, बिकॉज हम लोग सब फॉरेन एक्सचेंज पे डील करते हैं। हमारी एक किस्म की पूरी इंडस्ट्री फॉरेन एक्सचेंज पे काम करती है। बिल्कुल। तो ये हमारे में बड़ी दिक्कत है हमारे में। जी, बड़ी बात ये भी है कि क्या इकोनॉमी को पूरी तरह से खोल सकेंगे हम अगर हमारी टीकाकरण भी सही तरीके से चलता रहता है या नहीं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि टीकाकरण किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि इसका सीधा लिंक हमारी अर्थव्यवस्था से हो जाता है। क्योंकि अगर टीके लगे होंगे तो इकोनॉमी को खोलना, अर्थव्यवस्था को खोलना, लॉकडाउन कम करना मुमकिन हो पाता है। एक छोटा सा ब्रेक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकल चुकी हैं बजट पेश करने के लिए। जल्द ही उम्मीद है बजट पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले पंकज चौधरी जो कि वित्त राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि यह सर्वसमावेशी बजट होगा, देश के लिए कल्याणकारी होगा। देश के सभी सेक्टर के लोगों को, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी, सर्वसमावेशी बजट आने वाला है, जिससे निश्चित तौर से देश के लोगों का कल्याण होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। और जो टीकाकरण है वो एक बड़ा रोल अदा करता है, तब जब बहुत सारे सेक्टर्स खुलने थे और इसके चलते बहुत सारी चीज़ें रुकी भी रहीं, क्योंकि पहले तो टीकाकरण को लेकर लंबी लंबी लाइनें थी, शुरुआत में हिचकिचाहट थी, उसके बाद लंबी लाइनें शुरू हुई। तो हम आपको बता रहे हैं इस वक्त में टीकाकरण का लक्ष्य कितना है, कितना हो पाया है। सरकार कहती है कि उसे 100% यानी कि जितने भी टीकाकरण के लिए योग्य व्यक्ति हैं उन तमाम लोगों को टीका लगाना है मुफ्त में, और जो लोग पैसे देकर लगवा सकते हैं उनको पैसे देकर लगाया जा सकता है। लेकिन वास्तविकता में ये अभी तक 62% ही अचीव हो पाया है, यानी कि ये लक्ष्य सिर्फ 62% तक पहुंच पाया है। तेजी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो बहुत ही यंग बच्चे हैं, यानी कि जो नौजवान हैं जिनके लिए अभी खोला गया है पिछले कुछ वक्त में टीकाकरण का काम, उन्होंने बहुत तेजी से आगे आकर अपने लिए टीका लगवाया भी है। तो अब जो बड़ा सवाल है कि टीकाकरण से किस तरीके से राहत मिल सकती है इकोनॉमी को भी, क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले में भी या उसके पहले जो दूसरी लहर भी देखी गई उसके बारे में कहा जाता रहा कि जिन लोगों ने टीका लगवाया है उनको असर कम दिखाई दिया कोविड के जो लक्षण थे उनमें, या उनकी जान बच पाई ये टीकाकरण के चलते। और लगातार सरकार भी कहती रही है कि मास्क और टीकाकरण ही दो बड़े उपाय हैं जिनसे कोविड से लड़ा जा सकता है। और लगातार हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से रोजगार को लेकर बड़ा संकट है। और बहुत सारी कहानियां आप अपने आसपास घटित होते हुए देख भी रहे होंगे, जिसमें आपके किसी करीबी की या तो नौकरी गई है, या रेस्टोरेंट बंद हुआ है, या फिर किसी जगह वो काम करते थे और एक के बाद एक वो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जैसा कि मैं कह रहा था कि एक आदमी जब अपने घर से निकलता है किसी जगह जाने के लिए, भ्रमण के लिए या घूमने के लिए, तो वो बहुत सारे लोगों को रोजगार देता हुआ जाता है। वो चाय की दुकान को रोजगार देता है, वो रेस्टोरेंट को रोजगार देता है, वो बाहर जब कहीं कुछ सामान खरीदने जाता है बाजार में। तो सिर्फ ये एक छोटा सा सेक्टर नहीं है कि जिसमें सिर्फ 1100 या 1500 का या 1700 टूर ऑपरेटर का मामला हो। ये दरअसल एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है जो इस समय खत्म हो चुकी है, तकरीबन खत्म होने की कगार पर है। मेहरा जी, क्या ये हम मान रहे हैं कि आप लोगों को घाटा हुआ है, या बहुत से ये तो माना जा रहा है कि घाटा हुआ है और आप लोग दोबारा नहीं आ पाएंगे, उस तरीके से पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे जैसा कि आप कह रहे हैं। लेकिन ये भी देखने को मिला है कि लोग बहुत तेजी से वापस भी आ रहे हैं। जहां जहां टूरिज्म खुलने के लिए आजादी मिली या टूर ऑपरेटर्स को आजादी मिली, तो क्या आपको ये नहीं लगता है एक आस की सरकार अगर रियायतें और थोड़ी सी देगी और नियमों को थोड़ा सा शिथिल करेगी, तो ये भी तो मुमकिन है कि जो घाटे पिछले 2 साल में हुए हैं वो कई गुना मुनाफे के साथ या कई गुना ज्यादा बड़े नंबर्स के साथ आपके टूरिस्ट बढ़ भी जाएं? देखिए, इसीलिए मैं आपको जो बारी बारी ग्रांट की बात कर रहा हूं, ग्रांट को गवर्नमेंट को लेना चाहिए एक किस्म का इन्वेस्टमेंट ऑन द टूरिज्म सेक्टर। आपने ग्रांट दिया, हम काम जैसे खुलता हम लेके आएंगे, और मुझे काफी उम्मीद है कि हम बाउंस बैक करेंगे। अगर जिस टाइम बाउंस बैक करेंगे तो होटल्स में लोग रहेंगे, रेस्टोरेंट भी जाएंगे, 18% होटल में टैक्स देंगे, रेस्टोरेंट में टैक्स देंगे। तो ये सब टैक्स कलेक्शन, यस, एकदम सरकार को रेवेन्यू वापस नहीं मिलेगा, बट इन अ टाइम ऑफ 1 to 2 years, मैक्सिमम 2 साल में जो एक किस्म का गवर्नमेंट आज ग्रांट दे रही है
वो जब टूरिज्म सेक्टर खुल जाएगा, जो इनबाउंड टूरिज्म है, जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं, उनको काम बढ़ने से उनको वो पैसा वापस आ जाएगा। गवर्नमेंट ने ये बहुत इंपॉर्टेंट सोचना है कि ये हम ग्रांट जो दे रहे हैं, हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस सेक्टर के अंदर, तब तो वो करेंगे। और जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शन हटेंगे, जैसे ई वीजा है, आपने फ्री वीजा तो कर दिया, वो भी 31 मार्च तक 5 लाख, अभी तक मेरे का लास्ट फिगर मैंने जो पढ़ी थी वो 1.5 लाख वीजा भी नहीं इशू हुए अभी तक, क्योंकि अभी तो कोई सेंटिमेंट ही नहीं आने का यहाँ हिंदुस्तान में। तो रिस्ट्रिक्शन खत्म करिए, फ्री वीजा दीजिए आप, और ये ग्रांट को इन्वेस्टमेंट करके दीजिए। और देखिए, एक बार आप रिस्ट्रिक्शन खत्म करेंगे, और ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स की भी जिम्मेवारी है कि वो रिस्ट्रिक्शन सारी खत्म करें। जैसे मेरे कोलीग बोल रहे थे, यहाँ पर हर एक स्टेट की अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस हैं। मेरा, और हमने लिखा भी है सरकार को, 1 country 1 rule। यहाँ पर हर स्टेट का अलग रूल है। वी हैव टू चेंज दिस, और डेफिनेटली वी विल बाउंस बैक। तो मुश्किल, ये जो पाबंदियां रही, लॉकडाउन रहा, उससे मुश्किलें आप लोगों की खास तौर से बढ़ी। लेकिन अनुराग, अगर हम चलिए, अगर हम इंग्लैंड को देखते हैं, अब वो बात करता है कि हम पूरी रिस्ट्रिक्शंस हटाने की बात करता है। दूसरे भी कई ऐसे देश रहे जिन्होंने रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदियों को कम करने की कोशिश की, लेकिन उनका वैक्सीनेशन रेट, टीकाकरण का दर बहुत ज्यादा हाई रहा। हम अभी 62%, 31 दिसंबर तक हमें पूरा करना था 100%, ये लक्ष्य था, लेकिन नहीं कर पाए। ऐसे में क्या पूरी पाबंदियां हटाना आसान है ताकि इकोनॉमी को पूरा खुला छोड़ा जा सके? देखिए, जहां तक इन देशों का सवाल है, मैं आई थिंक हमने कोविड की लड़ाई इससे बेहतर लड़ी है। मुझे इस बात को कहने में कोई दो जरा भी शक नहीं है। आई थिंक अभी तक हमने करीब 166 करोड़ टीकाकरण कर लिए हैं। तकरीबन 70-71 करोड़ लोगों को दोहरा टीकाकरण मिला है, और ये 70-71 करोड़ जो है वो उनमें से हैं जो 102 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है खुद को। हम अपनी लड़ाई अपने हिसाब से लड़ रहे हैं और बढ़िया लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ जो एक बड़ा गैप है वो ये है कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये कोई एक सेम SOP के तहत नहीं होते हैं। हर एक राज्य अपना अपना तरीका अपनाता है। कहीं पे रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, कहीं पे खोल दिए जाते हैं, कहीं सिर्फ लंच के लिए खुलते हैं, कहीं डिनर के लिए खुलते हैं, कहीं वीकेंड कर्फ्यू है, कहीं नाइट कर्फ्यू है। ऐसे नहीं चल सकता है। डिमांड और सप्लाई दोनों को चलना पड़ेगा। आई थिंक देयर इज इनफ डिमांड। आपने भी पहले कहा कि लोग बाहर आके खाने को व्याकुल हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज आप मान लीजिए, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए हम नहीं करते हैं। ये अपने आप में एक सेलिब्रेशन होता है, एक तरीके से लेट आउट करने का। इट्स द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट फॉर सेलिब्रेटिंग एनीथिंग। अगर आप खाना खाने जाते हैं, ऐसे में अगर आप, मुझे एक तो औचित्य भी समझ नहीं आता है। अगर आप, जैसे मुंबई का वर्मा साहब बता रहे थे, 10 बजे रात को रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, मुझे ये औचित्य ही समझ में नहीं आता है कि क्या कोरोना का वायरस 10 बजे के बाद में ही निकलता है? थोड़े ना शहंशाह है कि वो रात को निकलता है। ये सब को अगर थोड़ा सेंट्रलाइज करेंगे एक पॉलिसी वाइज, तो इससे फर्क पड़ेगा। और मैं वापस कह रहा हूं, एंड मेरा साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हर एक इंडस्ट्री का अपना अपनी एक जरूरत होती है, अपनी एक अपने गाइडलाइंस होते हैं। बिल्कुल। मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के मुतालिक आज बात कर रहा हूं। अनुराग, मैं आपसे जी बिल्कुल, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था अनुराग, आपके सेक्टर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जितने रेस्टोरेंट शुरू होते हैं उतने रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। मतलब कोरोना नहीं भी होता है तो भी, क्योंकि हम सबको पता है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रहे थे। बहुत सारे जो रियल एस्टेट के लोग थे वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आ गए, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, लोगों को पसंद आते हैं, नहीं पसंद आते हैं, और बंद भी होते हैं। तो आप एक बात कह रहे थे कि इस बार बहुत बंद हो रहे हैं, तो क्या पहले कितने बंद हो रहे थे और अब कितने बंद हो रहे हैं? क्योंकि बंद तो होते हैं, मतलब रेस्टोरेंट आप देखिए कि जिस रास्ते से मैं निकलता हूं, हो सकता है वहां पे 4, उसी जगह पे 4 नए आ जाते हैं, फिर 4 बंद हो जाते हैं। तो ये क्या रेशियो है? ये कुछ है आपके पास गणित इसका? हाँ, मैं आपको एक थोड़ा गणित दे सकता हूँ वर्मा साहब इस बारे में। देखिए, सबसे पहले तो बात ये सही है कि जो मोर्टेलिटी रेट हमारे रेस्टोरेंट बिजनेस की है वो काफी हाई है, और इसका बहुत सिंपल कारण है, इसका जो एंट्री बैरियर है वो बहुत लो है। किसी के पास भी थोड़ा पैसा हो, पिताजी का पैसा, एक दोस्त जो शेफ हो, और मैंने विदेश के 2-1 ट्रिप किए तो मैं रेस्टोरेंटियर बन जाता था। उसकी जो अंदरूनी हकीकत है इससे मैं वाकिफ ही नहीं होता था, और इस वजह से पहले बहुत सारे नॉन सीरियस रेस्टोरेंट बंद होते थे। पर आज मैं जिन रेस्टोरेंट के बाद बंद होने की बात कर रहा हूं, इसमें फर्क ये है
कि ये इस वजह से बंद नहीं हो रहे हैं कि ये बुरे बिजनेस आइडियाज है, ये इस वजह से बंद हो रहे हैं, आइकॉनिक रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। वर्मा साहब, अगर आप बॉम्बे की बात करें, कितने आइकॉनिक रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं। ये क्यों हुए हैं? बिकॉज आज लिक्विडिटी क्रंच था, मैं अपना खर्चा चलाने के लायक पैसे भी नहीं बना पा रहा था। मुंबई के अंदर अगर आपको ध्यान होगा तो लंबे आज तक 50% कैपेसिटी में हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा काफी लंबे समय तक हम पूरी तरह बंद रहे, फिर सिर्फ लंच के लिए खुले। तो ऐसे में कोई कब तक नुकसान की भरपाई करेगा? तो आई थिंक दोनों जो है ना, ऐसे मैं बिल्कुल अग्री करता हूं आपसे, यहाँ पे मोर्टालिटी रेट हाई थी, पर आज हम जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं इसका मुख्य कारण जो है, मैं वापस बोल रहा हूँ, लिक्विडिटी क्रंच है। जी बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए शुक्रिया आपका। मैं अभिषेक शर्मा हूँ। अनुराग जी, अरे शुक्रिया आपका। सॉरी शर्मा साहब, हर बार मैंने वर्मा साहब कहा। शायद नहीं, इसमें कोई नहीं, बहुत मेरे सुनने में कहीं कोई गलती नहीं। बहुत शुक्रिया। चलिए, जी बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए शुक्रिया।